हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स बच्चों, चैप्टर नंबर 11 ऊष्मागतिकी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। देखो, केमिस्ट्री का ऊष्मागतिकी का नियम अलग है और बच्चों फिजिक्स का अलग है, तो आप लोग परेशान नहीं होना, ध्यान रखना कि भाई आप लोगों को अलग अलग ही पढ़ना पड़ेगा। जब ऐसे निकाय जो बाहरी कार्य करने में सक्षम हो ऊष्मा दी जाए तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है। क्या बोला गया, मतलब जब हम बाहर से ऊष्मा देते हैं तो वो कितना कार्य करता है और उसके ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है, इसके योगफल के बराबर होता है बच्चों, और कुछ भी नहीं। वैसे भी हम जब किसी वस्तु को ऊष्मा देंगे, किसी वस्तु को गर्म करेंगे, है ना, एनर्जी देंगे, उसमें कार्य होगा और कार्य के साथ साथ उसमें ऊष्मा में वृद्धि होगी। दो ही चीज़ तो हो सकता है। बोला ये गया कि यदि हम डेल्टा क्यू या डेल क्यू ऊष्मा देते हैं बच्चों तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, ठीक है, और उसके यदि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। भाई जितना हमने ऊर्जा दिया तो कुछ तो कार्य के रूप में बदल गया और कुछ उसके ऊर्जा में वृद्धि, है ना। तो बच्चों ऊर्जा में वृद्धि और कार्य हुआ उनके योग के बराबर होता है। क्लियर। यही चीज बोला गया है कि जब हम निकाय को ऊष्मा देते हैं तो बच्चों अवशोषित ऊष्मा जो है वो दो भागों में बंटती है। एक तो कितना कार्य किया गया और एक आंतरिक ऊर्जा में कितना वृद्धि हुई। यही बच्चों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। यदि मैं आपसे कह दूं कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या है बच्चों, ठीक है, तो शून्यवां नियम यहाँ पर देखिएगा कि इस नियम अनुसार यदि दो निकाय तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो आपस में भी ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में होते हैं। ये आपका शून्यवां नियम है बच्चों। प्रथम नियम तो पढ़ लिया आपने कि हमने ऊष्मा दी तो भाई ऊष्मा दिया तो उसमें कार्य हुआ और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई, उन दोनों के योगफल के बराबर होता है। अब ये बोला गया कि मान लीजिए हमारे पास दो निकाय है बच्चों, ए और यहाँ पर बी है, इसको हम सी के संपर्क में रख दिए। किसके संपर्क में रख दिए बच्चों, सी के संपर्क में। ये इसमें ऊष्मीय संतुलन में है, इसके ऊष्मीय संतुलन में है, तो आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। यही आपके ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है। देखो बच्चों, इस निकाय के अनुसार यदि दो निकाय तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में है, मतलब ए का संतुलन सी से है, बी का संतुलन सी से है, तो यदि ए सी से संतुलित करता है बी सी से, देखो भाई यदि मैं कह दूं इसका मान 2 है तो इसका मान 2 है, तभी तो संतुलित है। और जब बच्चों ये दोनों संतुलित, इसका 2 है तो इसका भी 2 है, तो ये भी संतुलित हो गया, मतलब आपस में भी 2-2 है। यानी कहने का तात्पर्य दो निकाय ले लिया हमने, वो क्या है, तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में है, तो बच्चों कहने का तात्पर्य हो कि आपस में भी ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है। ओके बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं। इस प्रक्रम के लिए कार्य का सूत्र। देखो बच्चों, समतापी प्रक्रम का हम थ्योरम देखने वाले हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन फिलहाल पहले आप लोग परिभाषा देखो कि यदि कोई निकाय कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो कि संपूर्ण प्रक्रिया में निकाय का ताप स्थिर है तो ऐसा प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। समतापी, सम मतलब बराबर, तापी मतलब तापमान। यदि कोई निकाय है बच्चों, यदि कोई भी उसमें प्रक्रम हो रहा है लेकिन उसका तापमान स्थिर है, ताप स्थिर है, तो समतापी प्रक्रम कहलाता है। इसमें कुछ है ही नहीं है ज्यादा सोचने और विचारने की, सीधा सीधा आप लोगों को समतापी यानी बच्चों समान ताप, यानी किसी निकाय पर कोई प्रक्रम है, उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा, उसमें कुछ प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें भैया तापमान स्थिर बना रहे, वो समतापी प्रक्रम कहलाता है। किया गया कार्य बच्चों, इसके लिए हम थ्योरम पर बात करेंगे। दो समतापी वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्यों। दो समतापी वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्यों। देखो बच्चों, दो समतापी वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि कटान बिंदु पर एक ही आयतन व दाब के संगत ताप होंगे, जो कि संभव नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे को नहीं काटते। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम तो हमने पढ़ ही लिया बच्चों। देखो, समतापी प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम का थ्योरम भी आज हम करेंगे इस लेक्चर में। समतापी और दोनों का थ्योरम करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिलहाल अभी इसमें अंतर देखो भाई, समतापी में तो तापमान स्थिर रहेगा इसलिए तो समतापी बोला जाता है बच्चों। इसमें बच्चों रुद्धोष्म में क्या है, ऊष्मा का मान स्थिर रहता है। रुद्धोष्म, ओष्म, देखो ना, ओष्म यानी ऊष्मीय प्रक्रम यानी ऊष्मा स्थिर रहता है। समतापी प्रक्रम, सम मतलब समान, ताप मतलब भैया ताप स्थिर रहेगा, है ना। और रुद्धोष्म, ऊष्म है ना बच्चों, तो ऊष्मा स्थिर रहता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम है। इसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है क्योंकि तापमान समान रहता है, लेकिन बच्चों इसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत नहीं रहती। यह मंद प्रक्रम है। समतापी प्रक्रम क्या है, मंद है और ये तीव्र है। इसमें वातावरण के साथ ऊष्मा का विनिमय होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, लेकिन बच्चों इसमें ऊष्मा स्थिर है तो ऊष्मा का विनिमय हो ही नहीं सकता है। ऊष्मा स्थिर बनी रहती है बच्चों, याद रखिएगा।
ठीक है। तो समतापी प्रक्रम में क्या है, तापमान स्थिर रहता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा स्थिर रहता है बच्चों। समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा नियत रहती, कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन इसमें आंतरिक ऊर्जा बदल जाता है। ये मंद गति से होता है, तीव्र गति से होता है। ये ऊष्मा का आदान प्रदान करता रहता है बच्चों, विनिमय बना रहता है, क्योंकि तापमान समान रहे, ऊष्मा ले दे सकता है। लेकिन बच्चों रुद्धोष्म प्रक्रम में ऐसा नहीं होता, किसी प्रकार से ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ गया बाबू। चलो अगला देखते हैं बच्चों अपना उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग देखिएगा। उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या है, इसके विपरीत क्रम में संपन्न किया जा सकता है, मतलब जिस क्रम में हमने आगे गया उसी क्रम में पीछे आ जाए तो वो उत्क्रमणीय प्रक्रम बच्चों। और अनुत्क्रमणीय मतलब जिस क्रम में हमने आगे गया उस क्रम में हम वापस ना आए तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। इसमें भाग लेने वाले समस्त वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, मतलब जिधर से गए वापस लौट सकते हैं। इसमें बच्चों पूर्व अवस्था में वापस नहीं लौट सकते। जैसे हमने बात कहा कि पानी जो है बर्फ बन गया, बर्फ फिर से पानी बन गया, लेकिन बच्चों दूध से दही बन गया, क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं, वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। एक अपने दैनिक जीवन में समझने की एग्जाम्पल है बच्चों। ऐसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी अपना अभिकारक से उत्पाद बन जाए, उत्पाद से फिर अभिकारक बन जाए, तो वो उत्क्रमणीय हो गया। लेकिन अनुत्क्रमणीय में ऐसा नहीं होता, उल्टा नहीं आता बच्चों, ठीक है। तो उत्क्रमणीय में क्या हुआ बच्चों, सीधा सीधा आगे की ओर बढ़ेगा प्रक्रम, है ना। भाग लेने वाले वस्तु अपने पूर्वावस्था में आ सकते हैं। उत्क्रमणीय आगे को बढ़ा फिर से पीछे आ जाओ, मतलब एक कदम आगे जाओ एक कदम पीछे आ जाओ, तो वो उत्क्रमणीय प्रोसेस हो जाता है। लेकिन बच्चों हम आगे की ओर जा रहे हैं, वापस नहीं लौट पा रहे हैं, तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। आगे बात करते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक उत्क्रमणीय प्रक्रम की आवश्यक शर्तें। ये उत्क्रमणीय प्रक्रम बच्चों, उत्क्रमणीय प्रक्रम मतलब जो आगे की ओर चले फिर से विपरीत क्रम में वापस आ जाए, उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम हमेशा धीरे धीरे संपन्न होता है बच्चों। इसमें प्रत्येक अवस्था के निम्नलिखित अभिक्रियाएं मतलब शर्त पूर्ति होती है। निकाय यांत्रिक साम्यावस्था में हो, अर्थात इसके अभ्यंतर में निकाय और इसके चारों ओर के मध्य कोई असंतुलित बल कार्य ना करे, ठीक है। निकाय तापीय संतुलन में हो बच्चों, ठीक है। दूसरा निकाय रासायनिक साम्यावस्था में हो, और तीसरा इसकी क्रिया क्षयकारी प्रभाव ना हो, है ना। क्षयकारी मतलब जैसे घर्षण के कारण हानि ना हो, विद्युत प्रतिरोध ना हो, श्यानता इत्यादि उपस्थित हो बच्चों, है ना। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा तैयार कर लेना बच्चों। चलिए हम बात करते हैं समतापी प्रक्रम के लिए कार्य के लिए व्यंजक, काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, इसे आप लोगों को तैयार करना है। अब देखना बच्चों, यहां पर समतापी प्रक्रम के लिए मतलब प्रसार है एक प्रकार से, तापमान स्थिर रखा जाए। देखना बच्चों, थोड़ा सा डायग्राम भी बनाऊं क्या? डायग्राम ना बनाओ सर तो भी हम समझ जाएंगे। देखो बच्चों, ये अपना मान लीजिए एक पात्र है, और पात्र में बच्चों यहाँ पे गैस भरा हुआ है, एक पिस्टन लगा दिया हमने, ठीक। जैसे बच्चों हमने कहा कि प्रारंभिक आयतन इसका V1 है और दाब P1 है, लेकिन पहले बच्चों दाब को कम कर दिया जाए तो ये पिस्टन उठ जाएगा। दाब को कम करेंगे तो आयतन V2 हो जाएगा और दाब P2 हो जाएगा। ये कब होगा? जब दाब क्या होगा बच्चों, कम हुआ, तो आयतन जो है बढ़ गया, ठीक है। दाब क्या हुआ? कम हुआ। दाब जब कम हुआ बच्चों, दाब कम हुआ तो आयतन बढ़ जाएगा। ये तो क्लियर है, सबको पता है। तब इस गैस के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा बच्चों। तो कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है यहाँ पर दाब गुणे आयतन, ठीक है। दाब गुणे आयतन, इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। अब बच्चों ये अल्प कार्य है, अल्प विस्थापन के लिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं इसको हम बच्चों एक लिमिट लगा करके बोल दें कि dw का समाकलन कर दें। एक छोटे से एरिया का मान पता हो, बड़े से एरिया का मान निकालना, तो समाकलन कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो है आयतन जो है V1 से V2 कर दिए, P इंटू डेल्टा V हो गया। अब प्यारे बच्चों एक आदर्श गैस के लिए समीकरण होता है PV बराबर RT। तो यहाँ से बच्चों P बराबर आप कर सकते हो RT अपान V, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब वैल्यू पुट करोगे P के जगह, तो P के जगह रखोगे बच्चों V1 से V2 और कितना रखोगे RT अपान V डेल्टा V। अब प्यारे बच्चों RT को आप कांस्टेंट मानकर बाहर ले लो, 1 अपान V का समाकलन होगा। अब जो बच्चे समाकलन का फार्मूला जानते हैं कि 1/V का log V होगा, तो बिल्कुल आप कहोगे सर सही है, RT ही रहेगा, और ये बच्चों log V हो जाएगा। कितना हो जाएगा? log V। अपर लिमिट V2 और लोअर लिमिट अपना V1 है। लिमिट रखने का प्रोसेस क्या है? पहले ऊपर वाले को रखते हैं, बच्चों। जैसे log है तो पहले V2 रखेंगे, log है V1 रखेंगे।
पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। log m माइनस एन, लॉग प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, RT लॉग हो गया फिर बच्चों ये अपना V2 माइनस V2 अपॉन V1। ये कहाँ से आ गया, लॉग प्रॉपर्टी आ गया। इसको 10 में बदलें बच्चों, log 10 में बदलें तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर दो या 26 का, ठीक है। ये बच्चों RT, तो RT इसको log का बेस जो है 10 बना दिए, V2 अपॉन V1। जी हाँ, ये अपना बच्चों एक तरीके से देख सकते हो, ठीक। ये आपके समतापी प्रक्रम के लिए किए गए कार्य का व्यंजक आ गया, समतापी प्रक्रम के लिए किए गए कार्य का व्यंजक आ गया। तो यहाँ पर देखो बच्चों, माना दाब P है, गैस की निश्चित मात्रा में सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं बच्चों तो अल्प कार्य होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे गैस के आयतन V1 से V2 करने पर बच्चों है ना, कार्य इतना हो जाएगा V1 से V2 के लिए। अब बच्चों हम PV बराबर RT, यहाँ से P का मान रखेंगे, P के बाद मान रखने पर बच्चों ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बाकी आप नोट्स बनाए होंगे, आपके पास बुक होगा तो ये फार्मूला वगैरह आप लोगों को याद होगा। ये आपका एक क्वेश्चन था ना कि समतापी प्रक्रम क्या है, इसका कार्य का सूत्र लिखो। अच्छा, यदि मान लीजिए मोलों की संख्या n हो, मोलों की संख्या n हो बच्चों, यदि मोलों की संख्या, यदि एक मोल के लिए n मोलों की संख्या हो, n मोलों के लिए, n मोलों के लिए, n मोलों के लिए बच्चों मतलब n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा, 2.303 ही कर दो बच्चों, यहाँ पर nRT हो जाएगा log V2 अपॉन V1, ये n के लिए बच्चों, क्लियर, याद रखिएगा। यदि ऐसा आ जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए, यहाँ भी हम n का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये अपना बच्चों आ गया समतापी प्रक्रम के लिए। कितना मिनट लगा, 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा लगा क्या, नहीं लगता है ही नहीं बच्चों। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आ गया समतापी प्रक्रम के लिए गैस द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक निकालो। ये बच्चों केवल व्यंजक ज्ञात करना लिखना है तो एक छोटा सा, लेकिन इसको पूरा निकालना है तो फिर आपको बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से मैंने जैसा बताया वैसे करना है। अब रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए थ्योरम कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक आदर्श गैस है जिसके 1 मोल का प्रारंभिक दाब बच्चों, प्रारंभिक दाब, एक आदर्श गैस है जिसका प्रारंभिक दाब P1 है बच्चों, ठीक है। आयतन, आयतन कितना है, V1 है, वह ताप T1 है। देखो भाई, आपके पास नोट्स होगा, आपके पास बुक होगा तो आप लोग तो पढ़ते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है बच्चों, ऊष्मा नियत रहता है, ऊष्मा क्या है, नियत रहेगा, ठीक है। बाकी तो अपना जो फॉर्मेट इसमें लगाए हैं वही फॉर्मेट इसमें भी लगेगा, ठीक। तो जो W है बच्चों वो अपना V1 से V2 तक प्रसार करना चाहते हैं, P डेल्टा V, यही चीज़ लगेगा बच्चों, ठीक है। रुद्धोष्म प्रसार के लिए आगे की कड़ी यहाँ से चेंज होता है। रुद्धोष्म प्रसार के लिए, रुद्धोष्म प्रसार के लिए ये बच्चों PV है ना, यहाँ पर आप गामा लिखना बराबर के, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से P का मान जनरेट करोगे बच्चों, P बराबर हो जाएगा K अपान V, ये गामा हो गया। ये फॉर्मेट यदि आप लोगों को क्लियर है तो फिर कोई रोल नहीं रोक सकता, खत्म कर दी। इसको अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो W बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, V1 से V2 K अपान V, पावर में गामा हो जाएगा डेल्टा V। अब बच्चों क्या करो कि K कांस्टेंट है उसे बाहर ले आओ, K कांस्टेंट है बाहर ले आओ, V1 से V2 रहेगा, ये प्लस बच्चों V गामा माइनस ऊपर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसका जो समाकलन है, इसका समाकलन है, जैसे बच्चों ये V है ना, माइनस गामा है ना, +1 ऊपर कर दो और माइनस गामा +1 नीचे कर दो। ये आप लोग यदि तरीका समझ लिए तो ठीक है। ये कैसे हुआ सर, x की पावर n का समाकलन होता है, x की पावर n+1 अपान n+1। यहाँ पर बच्चों n का मान है मतलब माइनस गामा, तो माइनस गामा +1, नीचे भी माइनस गामा +1। क्लियर, समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों W बराबर कितना होगा, तो K रहेगा ही। यहाँ पे बच्चों अपना 1 माइनस गामा कर दो, तो 1 माइनस गामा अब बाहर ले लो, और यहाँ पर बच्चों V 1 माइनस गामा कर दो, और यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट कहते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं। फिलहाल यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों क्या करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, या कि इसको ऐसा भी कर सकते हो, नीचे ले जा सकते हो बच्चों। जैसे मान लीजिए अपना ये अपना K है, ठीक है, 1 माइनस गामा है, जब इसको नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे अपना 1 अपान V है बच्चों,
तो ये हो जाएगा गामा -1। जैसे नीचे से ऊपर ले जाते चिन्ह चेंज रहता है, ऊपर से नीचे चिन्ह चेंज हो गया, V1 से V2 तक। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट बच्चों जैसे V2 रखेंगे और लोअर लिमिट V1 रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कप्पा 1 माइनस गामा K 1 माइनस गामा 1 अपान V2 गामा -1 1 अपान V1 गामा -1, ठीक बच्चों, ये चीज हो गया। अब आप लोगों ने पढ़ा कि K बराबर बच्चों यहाँ पर PV गामा नेतांक होता है, ऐसे P1 V1 के लिए भी होगा, P2 V2 के लिए होगा। मतलब K बराबर यदि हम कह दें P1 V1 गामा है ना बराबर P2 V2 गामा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है। सही है सर, हो सकता है। ऐसे में क्या होगा कि पहले बच्चों K का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हम K का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 अपान 1 माइनस गामा रहेगा। K का हो तो K यहाँ भी हो जाएगा V2 गामा -1, K यहाँ भी हो जाएगा V1 गामा -1, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर 1 की जगह 1 और 2 की जगह 2 रख सकते हो। 1 अपान 1 माइनस गामा, देखना K की जगह रख दे V2 है ना बच्चों, तो यहाँ पर लिख दो P2 V2 गामा और यहाँ पर V2 गामा -1, फिर माइनस P1 V1 गामा, यहाँ पर बच्चों V1 गामा -1। क्या क्या बचेगा बच्चा, क्या क्या बचेगा, क्या क्या बचेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्या क्या बचेगा, गामा से गामा वाला पोजीशन खत्म हो जाएगा, गामा से गामा वाला पोजीशन खत्म हो जाएगा, गामा से गामा वाला पोजीशन V2 बचेगा, माइनस में ऊपर जाएगा तो P2 V2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गामा से गामा वाला पोजीशन -1 बचेगा तो V1 -1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा P1 V1। अब आप लोगों ने आदर्श गैस समीकरण तो पढ़ा है कि P1 V1 बराबर RT1 हो जाएगा, वह P2 V2 बराबर RT2 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे फिर वैल्यू पुट करो तो 1 अपान 1 माइनस गामा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों RT1 माइनस RT2 माइनस RT1। R क्या करो बच्चों, बाहर ले लो, R बाहर ले लो, R बाहर हो गया 1 माइनस गामा और यहाँ पर T2 माइनस T1। ये लो बच्चा, ये अपना किस प्रसार के लिए बच्चों आ गया, रुद्धोष्म प्रसार के लिए। इस चैप्टर में संतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम दो ही तो है यार। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमने कराई दिया, ऊष्मागतिकी का 0वां नियम भी हमने कराई दिया, इसमें कुछ है ही नहीं बच्चों। और एक क्वेश्चन बनता है अपना अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय, इसको हमने बता दिया। अब यहां पर यदि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन सर क्वेश्चन क्या, सीपी और सीवी में संबंध, ठीक है बच्चों, सीपी और सीवी में संबंध। सर ये कहां मिलेगा, आप यदि सर्च कर लोगे ना सीपी और सीवी में संबंध शिव कोचिंग क्लासेस या शिव सर, तो आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी आया था बच्चों कि बाह्य दाब के विरुद्ध गैस के प्रसार में किए गए कार्य की गणना 2019 में आया था। ये वाला आप लोगों से बन जाएगा तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं बच्चों। यानी बाह्य दाब द्वारा गैस के प्रसार में किया गया कार्य, जैसे मान लीजिए पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, गैस का प्रारंभिक दाब P है, तो भाई बल बराबर तो होता है दाब गुणे क्षेत्रफल, ये तो क्लियर है बच्चों। यदि पिस्टन को हटा लेते हैं तो प्रसार होता है, पिस्टन को हटा देते हैं तो प्रसार होता है बच्चों। प्रसार कितना होगा, डेल्टा P हो जाएगा, वो क्षेत्रफल और है ना कितना भैया क्षेत्रफल है और डेल्टा एक्स, क्योंकि आयतन कितना है, क्षेत्रफल कितना प्रसार हो रहा है, कितना एरिया प्रसार हो रहा है बच्चों। फिर आपको क्या निकालना है, कार्य W बराबर DW बराबर, ठीक है। तो बल गुणे विस्थापन, बल F है बच्चों, विस्थापन डेल्टा एक्स है। फिर ये अपना हो जाएगा, यहाँ पर बल का मान रख दो, बल का मान A इंटू डेल्टा एक्स, तो बच्चों A इंटू डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा V हो जाएगा, तो P इंटू डेल्टा P, बस यही है और कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा थ्योरम है, ये क्वेश्चन 2019 में आया था, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक। तो इस चैप्टर के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों वो मैंने करा दिया है, बाकी तो बहुत कुछ है। सीपी और सीबी में संबंध पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ऊष्मागतिकी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं है, ओके। चलिए बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर भी कर देना यार, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।